हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सामाजिक अस्थिकरण के स्वरूप और सिद्धांत जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फॉर्म्स एंड थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक से आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर और बीपीसीटीआर रिपोर्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेम पैटर्न पे रेडी किया हुआ है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे झारखंड माध्यमिक आचार्य हो, चाहे बीपीसीटीआर फोर या बिहार स्टेट 2026, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट सिर्फ आपको 3000 क्वेश्चन मिलेंगे सोशोलॉजी के। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, एनएफ रहेगा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। साथ में आपको एनसीईआरटी का क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर विद व्याख्या सहित मिलेगा। जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। ये सारे नोट्स आपके अलग अलग होंगे, चाहे आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके नोट्स अलग होंगे। तो इसके लिए आप अधिक जानकारी ले सकते हो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके, जो आपके एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग नोट्स आपको दिया जाएगा। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर फोकस करना है। हर चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो एग्ज़ाम का डेट है 15 जनवरी से स्टार्ट होगा और बीपीसीटीआर फोर का जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आउट होगा। तो आपके पास काफ़ी कम समय है। तो अगर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके सिर्फ 500 में आप कंप्लीट नोट्स लेकर अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अस्थिकरण की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो कि आंसर भी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। समाज की सामाजिक अस्थिकरण समाज का ऐसा विभाजन होता है जहाँ पर विभिन्न समूह के बीच शक्ति, संपदा और प्रतिष्ठा के आधार पर अस्थायी और व्यवस्थित असमानताएं होती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। सेकंड क्वेश्चन, दास प्रथा सामाजिक अस्थिकरण की कौन सी प्रणाली है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेकआउट करना, क्योंकि सवाल मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं कि दास प्रथा सामाजिक अस्थिकरण का कौन सा प्रणाली है। खुली व्यवस्था, बंद व्यवस्था, उपलब्धि आधारित व्यवस्था या अस्थायी व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि दास प्रथा एक बंद व्यवस्था है जहाँ पर व्यक्ति का दास के रूप में जन्म होता है और उसकी सिचुएशन में कोई भी गतिशीलता नहीं होती। दास एक संपत्ति के समान माना जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जाति व्यवस्था को सामाजिक अस्थिकरण की किस श्रेणी में रखा जाता है। पहला ऑप्शन वर्ग व्यवस्था, दास प्रथा, सशस्त्रकरण व्यवस्था या बंद व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्लोज सिस्टम, क्योंकि पारंपरिक जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित एक बंद व्यवस्था मानी जाती है। जब आपकी जन्म होती है उसी टाइम आपकी जाति, आपका व्यवसाय जन्म से पहले तय किया जा चुका होता है, जिसमें गतिशीलता की काफ़ी चांसेस काफ़ी कम होती है। इसलिए इसे हम क्लोज सिस्टम नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में मुख्य संघर्ष किनके बीच होता है। पुरुष और महिला, ऑप्शन बी है धर्म के अनुयायी, या ऑप्शन नंबर सी पूंजीपति या श्रमिक, या ऑप्शन नंबर डी शहरी और ग्रामीण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी।
अगला क्वेश्चन है, ईसाइयों में फ्यूडलिज्म के दौरान प्रचलित सामाजिक व्यवस्था कौन सी थी? पहला ऑप्शन है जाति व्यवस्था, सशस्त्रकरण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर डी है दास प्रथा। अगर आपको पता हो तो मध्यकालीन यूरोप में जब सामंतवाद के अंतर्गत आपका स्टेट सिस्टम अपनाया गया था, जिसमें आपके समाज के तीन स्टेटस वर्गों में इसे डिवाइड किया गया था। पहला आपका पादरी, दूसरा आपका अभिजात वर्ग, और थर्ड आपका कृषक या दासों में विभाजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, स्टेट सिस्टम। अगला क्वेश्चन काफी आसान है। मैक्स वेबर ने सामाजिक अस्थिकरण के कौन से तीन आयाम बताए हैं? ये ऐसा सवाल है जो आप झारखंड लेडी सुपरवाइजर बोलो चाहे बीपीएससी तैयारी 4, हर एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। इसे याद रखिएगा कि मैक्स वेबर ने मार्क्स के आर्थिक आधार पर सिद्धांत को विस्तार करते हुए अस्थिकरण के तीन स्वतंत्र आयाम बताए थे। पहला वर्ग, जो आपके फाइनेंशियल के बारे में बात करता है। सेकंड आपके दर्जा, जो आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के बात करता है। और थर्ड आपका पार्टी, जो आपके राजनीतिक शक्ति को बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, व्यक्ति या समूह का सामाजिक स्तर में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी किस अस्थिकरण प्रणाली से जुड़ी कुरीति है? देखो इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना, क्योंकि अनटचेबिलिटी से हमेशा आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। जाकर आप कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, आपको अनटचेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जाति व्यवस्था को देखकर ही अनटचेबिलिटी ज़्यादा मुद्दा होता है। जो आपके दलित होते हैं या जो छोटे जाति होते हैं, उनको ज़्यादा अनटचेबिलिटी को सामना करना पड़ा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जाति व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, आयु वर्ग पर आधारित अस्थिकरण किस प्रकार के समाज में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है औद्योगिक समाज, जनजातीय समाज, उत्तर आधुनिक समाज, या सामंतवादी समाज। देखो आपको एज सेट जो अस्थिकरण है आपको इंडिया में कम देखने को मिलेगा। ऐसा समुदाय जनजातियों में देखने को मिलता है, जो कुछ अफ्रीकी समुदाय हैं, जहाँ पर आयु वर्ग एक महत्वपूर्ण अस्थिकरण का आधार होता है, जहाँ पर एक ही उम्र के लोग को समूह को विशेष दर्जा दिया जाता है, जैसे कि उनकी भूमिका क्या होगी, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है अफ्रीकी के कुछ समुदाय के अंदर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जनजातीय समाज। क्वेश्चन नंबर 10, पीटीरिम सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता को कितने प्रकार में क्लासिफाई किया था? 2, 3, 4 या 5? अगर ऑप्शन को ध्यान से देखते हो तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो भागों में डिवाइड किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जीवन अक्सर की अवधारणा किस समाजशास्त्री से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, एमिल दुर्कheim, मैक्स वेबर, या पार्सन्स। तो याद रखिएगा, मैक्स वेबर की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास आदि प्राप्त करने के अवसर उसकी वर्ग स्थिति को प्रभावित होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्ग चेतना किस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, मार्क्सवादी। अगला क्वेश्चन, अधिक्रम सामाजिक अस्थिकरण को किस विशेषता को दर्शाता है? जो आपकी हिरार्की होती है उस सामाजिक अस्थिकरण का किस विशेषता को दर्शाने का कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हिरार्की, जहाँ पर समाज के विभिन्न पद, उनकी समूह, उनकी शक्ति, उनकी संपत्ति, उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर ऊंचे या नीचे स्थान पर क्रमबद्ध होते हैं। जैसे कि जाति हो गया, चाहे पैसे के आधार पर बांटना हो गया, चाहे शक्ति के आधार पर छोटे बड़े की हिरार्की बनाना हो, ये सब कुछ आपकी हिरार्की पर डिपेंड करता है। आपके समाज में आपकी शक्ति क्या है, आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी इज्जत कितनी है, आपकी प्रतिष्ठा कितनी है, उसी के क्रम पे आपको उच्च और नीचा स्थान पर रखा जाता है, जो आप समाज में देखते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14, पारसी समुदाय में अंतः विवाह की प्रथा अस्थिकरण की किस विशेषता को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता, खुलापन, बंद होना या प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन काफी आसान है। अगर आपको अंत विवाह समझ आ गया हो, जो समूह के भीतर एक विवाह होती है, जो एक बंद कमरे में होती है, एक बंद लोगों के अंदर होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होना चाहिए, बंद होना। क्योंकि सामाजिक सीमाओं के अंदर आपको बांध के लोग रखता है, उससे बनाए रखता है, उस समूह की एकता को सुनिश्चित करता है, जैसे कि पारसी समुदाय में देखा जाता है, जो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, वन व्यवस्था मूल रूप से किस पर आधारित थी? जन्म और व्यवसाय, केवल धन पर, केवल राजनीतिक शक्ति पर या व्यक्तिगत उपलब्धि पर? क्वेश्चन में वन व्यवस्था पूछा गया। अगर इसे ध्यान से समझ गए तो आप आसानी से आंसर बता पाओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने कई बार बताया भी है कि अगर वन व्यवस्था आपने पढ़ा होगा तो उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा आपका वैश्य और चौथा आपका शूद्र। जो कि विभाजन मुख्य रूप से आपके जन्म पे आधारित हो जाता है कि किस आप जन्म में किस आप वन में आपका जन्म हुआ है, और प्रत्येक वन का एक निर्धारित कार्य होता है, एक निर्धारित व्यवसाय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जाति आधारित राजनीति सामाजिक अस्थिकरण के किस पहलू का उदाहरण है? ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक एंड शेयर करना। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसा वीडियो मिले जो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग हो और आपके एग्जाम से पहले सारा टॉपिक खत्म कर दिया जाए, तो आपका वीडियो को लाइक होना, आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चले वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हो डेली ऐसे क्लासेस कंटिन्यू हो आप एग्जाम तक। तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 16 का बहुत आंसर बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसान, जमींदार, दास, ये वर्गीकरण किस ऐतिहासिक अस्थिकरण प्रणाली का है? दास प्रथा, जाति व्यवस्था, सामंतवादी सशस्त्र व्यवस्था या आधुनिक वर्ग व्यवस्था? बात की जा रही है किसान, जमींदार और दास के बारे में। तो आपको पता होगा कि यूरोपीय जब सामंतवादी व्यवस्था अपनाया गया था, उस टाइम स्टेट व्यवस्था का क्लासिफिकेशन हुआ था, जहाँ पर जमींदार जो थे वो लॉर्ड कहलाते थे, जो सबसे सर्वोच्च हुआ करते थे। उसके बाद जो आपके किसान थे, किसान को हम पेजेंट या सर्फ उनकी जमीन पर काम किया करते थे, और दासों का सिर्फ एक ही काम था, उनकी निमृत्ति, उनकी सर्फ की सिचुएशन को दर्शाया करता था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन, ऊंच नीच की भावना अस्थिकरण की किस विशेषता को उत्पन्न होती है? काफी आसान क्वेश्चन है। ऊंच नीच आपको तब दिखाया जाता है जब आपको अनटचेबिलिटी का शिकार होते हो। अगर आप छोटे कास्ट हो तो आपको अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप मतलब ऊंचे खानदान से हो तो आपको अनटचेबिलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका आपका मेन विशेषता यही है, आपका उच्च और नीच की। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका में रंगभेद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अस्थिकरण को किस आधार को दर्शाती है? क्वेश्चन में पूछा गया है अमेरिका की रंगभेद, जिसे आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जानते हो।
तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में ऐतिहासिक रूप से अफ्रीकी मूल के लोग के साथ रंग को लेकर काफ़ी भेदभाव किया जाता है, उनकी नस्ल पर लेकर काफ़ी भेदभाव और उनसे अलगाव किया जाता है, जो कि स्पष्ट करता है कि नस्लीय आधार पर उनका स्पष्टीकरण एक स्पष्ट उदाहरण माना जाता है। तो जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, नस्लीय जो उनके कलर को लेकर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सती प्रथा सामाजिक अस्थिकरण के किस आधार पर होने वाले भेदभाव को दर्शाता है? आयु, लिंग, जाति या शिक्षा? अगर आपने पॉइंट पढ़ा हो सती प्रथा के बारे में तो आप आसानी से बता सकते हो कि सती प्रथा एक लिंग को लेकर इस बारे में बात की जा रही है। क्यों सती प्रथा जो होती है, स्त्री को जो विधवा स्त्री हुआ करती थी उनके पति के मर जाने पर चिता जलाने पर उन महिलाओं को भी उसमें जला दिया जाता था। ठीक है, जो कि एक लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष सिद्धांत के अनुसार अस्थिकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 21 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं, शक्ति और संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कार्यात्मक सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? इसमें किसी का भी गलती आंसर होना नहीं चाहिए। मैंने मल्टीपल टाइम बताया था फंक्शनलिस्ट थ्योरी के संस्थापक कौन है, तो इसे याद रखिएगा, किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर, जिन्होंने 1945 में अस्थिकरण का प्रसिद्ध कार्यात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कब किया था? तो 1945। स्टेट को आप याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कब 1945 में कब किया गया था। 1945 में प्रसिद्ध कार्यात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। उनका मानना था कि जो असमान पुरस्कार है जैसे कि वेतन, प्रतिष्ठा, उस समाज के महत्वपूर्ण पदों को योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी का औपचारिक रूप से उन्मूलन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? बीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लेना, ये हर बार ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा और लेडी सुपरवाइजर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को फेवरेट क्वेश्चन कर सकते हो, जो एक नंबर आपको फ्री में दे जाएगा। ये अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 इसके बारे में बात करता है, जो किसी भी रूप से अभ्यास करना एक दंडनीय अपराध घोषित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अपवाद नली सिद्धांत, जिसे आप ट्रेन थ्योरी, किससे संबंधित है आपको ये बताना है। कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, एम एन श्रीनिवास या मैक्स वेबर? देखो, अफवाह जैसे कि आप कोई बात सुनते हो और उसको बोलते हैं अरे ये तो अफवाह है, ये सच्चाई कोई नहीं है। तो इसके अपवाह सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले आपके दादाजी थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जिन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का धन और संसाधन इंग्लैंड की ओर बहाया जा रहा है, जिससे देश की गरीबी बढ़ रही है और आर्थिक अस्थिकरण का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विश्लेषण माना गया। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो बी होना चाहिए, जो हमने टेक आउट कर भी दिया है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किस समाजशास्त्री ने प्रतिपादित की? जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई या जोगिंद्र सिंह? अगर थोड़ा बहुत भी सोशलॉजी के बारे में जानते हो तो एक ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के बारे में बात करने वाले आपके भारतीय एम एन श्रीनिवास थे। तो बिना सोचे समझे आप आंख बंद करके ऑप्शन बी के साथ जा सकते थे और आपका राइट आंसर बी होता। अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में हरिजन शब्द का प्रचलन किसने किया? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले या राजा राममोहन राय? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि हम यूट्यूब पे आपको टोटल 25 क्वेश्चन का हम सेट करते हैं, बाकी टॉप 30 क्वेश्चन का सेट आपको नोट्स के अंदर मिलता है, जो काफ़ी डिटेल में व्याख्या सहित मिलेगा, जिसे आपको पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा और आपके माइंड में छप जाएगा। तो क्वेश्चन 26 का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, और आउट ऑफ 25 आपने कितने स्कोर आपने गेन किया वो भी मुझे मेंशन करना कि आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन सही किए। बाकी अगर आप चाहते हो डेली आपको वीडियो मिले तो वीडियो को लाइक होना ज़रूरी है, आपका प्रेजेंट होना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे हमें लगे कि आपको वीडियो चाहते हो। तो वीडियो पे जितना लाइक रहेगा आपके लिए उतने क्लासेस आपको मिलेंगे
और हमारा प्रयास है कि अगर आप सपोर्ट करते हो तो आपको डेली 2 वीडियो मिलेगा, जो आपके झारखंड माध्यमिक आचार्य एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए काफ़ी डिटेल में। बाकी ऐसे कैंडिडेट अगर आप चाहते हो कंप्लीट नोट्स लेना, तो सिर्फ 500 में आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हो अपने सिलेबस अकॉर्डिंग। 3000 से ज़्यादा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सोशलॉजी के क्वेश्चन होंगे। इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा डिट्टो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।